अभय की बीवी शिप्रा ने अपने बॉस के साथ अवैध संबंध बनाकर प्रमोशन पाया और इन सब के लिए अभय को ही कसूरवार ठहराकर उसे घर से निकाल दिया। पर अभय की बीवी शिप्रा को यह नहीं पता कि जिस कंपनी में वो और उसका बॉस काम करते हैं, अभय उस कंपनी का सीक्रेट मालिक है। आज अचानक अभय के ऑफिस आते ही अभय का मैनेजर राजेश उस पर भड़कते हुए बोला, हो गया तुम्हारे ऑफिस आने का टाइम, आराम से आते, अभी क्या जरूरत थी इतना जल्दी आने की? आखिर ये कंपनी तो तुम्हारे बाप की है ना? है? क्यों? अभय पिछले 3 सालों से बेरोजगार था और घर जमाई बनकर अपने ससुराल वालों के टुकड़ों पर पल रहा था। अभय की पत्नी शिप्रा ओबरॉय रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी और उसकी सिफारिश से अभी 3 महीने पहले ही अभय को उस कंपनी में नौकरी मिली थी। लेकिन यहाँ भी अभय को लोगों के ताने ही झेलने पड़ते थे। बॉस की डांट सुन अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, तो उसे परेशान देख अभय का एक कलीग ताना मारते हुए बोला, अरे अभय परेशान क्यों होता है? तेरी बीवी है ना तुझे बचाने के लिए। ये नौकरी भी उसी की सिफारिश से मिली है ना तुझे? वैसे भी तुझे कौन सा हमारी तरह मेहनत करनी पड़ती है? मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़नी है भाई। तभी अभय का दूसरा कलीग भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ भाई हाँ, लाइफ हो तो अभय की जैसी, घर जमाई बनकर मस्त ससुराल वालों के पैसों पर ऐश करो। अरे इसे नौकरी वोकरी की क्या जरूरत है? बीवी है ना इसकी, कमा कर खिलाने के लिए। सुना है इसकी बीवी ऑफिस केबिन में बॉस को खुश करती है। खुश करने का मतलब समझ रहे हो ना? और फिर सब हंसने लगते हैं। ऑफिस स्टाफ अभय का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी कंपनी का सीईओ आरुष ओबराय वहां आया और बोला, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कपाड़िया इंडस्ट्रीज ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की लॉन्च पार्टी में हमें बुलाया है, जहां देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इतना कहकर आरुष अभय की बीवी शिप्रा की तरफ देखते हुए आगे बोला, तुम्हें और मैनेजर राजेश को इस लॉन्च पार्टी में शामिल होना है। ये सुनकर शिप्रा हिचकिचाते हुए बोली, वो 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 सर, क्या मैं अपने पति अभय को भी? शिप्रा की बात काटते हुए तुरंत ही आरुष बोला, ओ प्लीज, अपने उस नाकारा और भोंदू पति को इस पार्टी में लाने के बारे में सोचना भी मत। उसे तो बात करने तक की तमीज नहीं है। पिछले 3 महीनों से एक फ्लैट तक नहीं बेच पाया है वो। वैसे भी इस पार्टी में सब हाई क्लास इंटेलेक्चुअल लोग होंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे निठल्ले पति के कारण हमारी कंपनी का नाम खराब हो। समझे तुम? बॉस की ये बात सुन शिप्रा मन ही मन अपने पति अभय को कोसने लगी। धीरे धीरे अभय का नकारापन उन दोनों के रिश्तों के बीच दीवार बनने लगा था। आरुष की बात पर शिप्रा ने हाँ में गर्दन हिला दी थी। तभी आरुष दोबारा बोला, दोस्तों, क्योंकि हमें इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है, इसलिए आज ऑफिस डिनर पार्टी मेरी ओर से। ये सुनते ही सारा स्टाफ खुशी के साथ ताली बजाने लगा। शाम को ऑफिस के सभी लोग पार्टी में तैयार होकर पहुंच गए, लेकिन अभय वो इस पार्टी में मौजूद जरूर था, और बिल्कुल अकेला, क्योंकि उसकी बीवी शिप्रा सीईओ आरुष के साथ पार्टी कर रही थी। अभय को यह बहुत बुरा लगा और वो सीधे शिप्रा के करीब पहुंचकर बोला, शिप्रा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कैसे तुम किसी और के साथ? बोलते हुए अभय ने शिप्रा का हाथ पकड़ लिया। शिप्रा ने नफरत से अभय की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हो तुम मेरे हस्बैंड, लेकिन एक नंबर के फटीचर हो, जबकि आरुष सर मुझे वो दे सकते हैं जिसकी मुझे ख्वाहिश है। कहते हुए शिप्रा ने अभय को धक्का देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने बॉस आरुष ओबरॉय के साथ डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। उसके धक्के से अभय जमीन पर गिर पड़ा। तभी अभय का एक कलीग रोहित उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओहो बेचारा अभय, कहने को तो शिप्रा का हस्बैंड है, लेकिन उसके आगे पीछे कुत्ता बनकर घूमता है। ले ले बेटा, ले पिज्जा खा ले। और उसने एक पिज्जा स्लाइस अभय के सामने फेंक दिया। ये देखकर पार्टी में मौजूद लोग अभय पर हंसने लगे। फिर भी अभय उन्हें इग्नोर करते हुए उठा और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। तभी फिर से कोई बोला, भाई, किस्मत हो तो आरुष सर के जैसी, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ, ऊपर से हाथ लग गई ब्यूटी क्वीन शिप्रा। ये सुनते ही एक बार फिर पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। लोगों की यह हंसी
अभय को तीर की तरह चुभ रही थी। इस पर शिप्रा और आरुष को इंटीमेट डांस करते देख अभय की आंखों में खून उतर आया था। वो तुरंत शिप्रा के पास जाकर बोला, शिप्रा, तुम मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती हो? शिप्रा ने अभय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आरुष की आंखों में आंखें डालकर डांस करती रही। ये देखकर अभय का गुस्सा बढ़ गया और उसने शिप्रा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सर्वेंट नहीं। सबके सामने इस तरह से अभय का चिल्लाना शिप्रा को पसंद नहीं आया। तब उसने वेटर की ट्रे से एक ग्लास वाइन उठाकर पूरी वाइन अभय के चेहरे पर दे मारी। सही कंपैरिजन किया है तुमने खुद का सर्वेंट के साथ, क्योंकि इससे ज्यादा की औकात है भी नहीं तुम्हारी। वाइन की छींटों से अभय के कपड़े भीग चुके थे और शिप्रा की कड़वी बातों से उसकी आंखें, अब उसके लिए पार्टी में रुकना पॉसिबल नहीं था। अभय वहां से निकलकर सीधे घर पहुंच गया। तभी अचानक ही शिप्रा की मां मिसेस खन्ना ने अभय का रास्ता रोका और उसे एक फाइल देकर बोली, चलो साइन करो इन पेपर्स पर। अभय ने हैरानी से कहा, डिवोर्स पेपर्स? मिसेस खन्ना ने अभय की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, डिवोर्स पेपर्स। कब तक हमारे टुकड़ों पर पलोगे? मेरी बेटी को डिवोर्स दो और दफा हो जाओ यहाँ से। इस पर अभय ने उन पेपर्स को देखते हुए कहा, आप क्या चाहती हैं? मुझे उससे मतलब नहीं है। शिप्रा क्या चाहती है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। उसने ये कहा ही था कि तभी पीछे से शिप्रा भी वहां आ गई। जैसे ही मिसेस खन्ना ने शिप्रा को देखा, शिप्रा ने अभय को घूरते हुए तीखी आवाज में कहा, मैं इस बेशर्म आदमी से कोई बात नहीं करना चाहती। आखिर कब तक स्टार्टअप न चलने का बहाना करके ये अपने निकम्मेपन को छुपाता रहेगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर शिप्रा अपने कमरे में चली गई। तभी मिसेस खन्ना ने अभय के जलते हुए घावों पर नमक छिड़कते हुए कहा, मिल गया तुम्हें जवाब। ये सुनकर अभय मिसेस खन्ना को घूरते हुए वहां से अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब अभय की आंख खुली तो उसने देखा शिप्रा पहले ही ऑफिस जा चुकी थी। अभय शिप्रा के बारे में सोच ही रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आया, आधे घंटे में मीटिंग है, तुम कहाँ हो? जब अभय अपनी पुरानी बाइक से ऑफिस पहुंचा तब कलीग्स में से फिर कोई दबी आवाज में बोला, भाई ये नकारा खुद तो खटारा बाइक पर ऑफिस आता है और इसकी बीवी शिप्रा है, रोज बॉस की लेविश कार में ऑफिस आती है। क्या बात है? ये सुनकर उसका दूसरा कलीग भी हंसते हुए बोला, भाई शिप्रा मैडम हमारे बॉस आरुष को कार में स्पेशल सर्विस जो देती है। स्पेशल सर्विस का मतलब तो समझते हो ना तुम लोग भाइयों? ये सुनते ही अभय का खून खौल उठा, लेकिन फिर से खुद पर कंट्रोल करते हुए वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसका सामना मैनेजर राजेश से हो गया। राजेश ने अभय को देखते ही कहा, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? घर जमाई हो तुम घर में, ऑफिस में नहीं, समझे? अभय जानता था कि गलती उसी की है, इसीलिए उसने तुरंत सॉरी कहा। लेकिन राजेश दोबारा बोला, शर्म नहीं आती है तुझे अपनी बीवी के पीछे अपनी नाकामी और निकम्मेपन को छुपाते हुए? राजेश की बात सुनकर अभय को गुस्सा आ चुका था और उसने कहा, क्या निकम्मापन किया है मैंने? हाँ? अभय को गुस्से में देखकर राजेश का पारा चढ़ गया और उसने कहा, दो कौड़ी के सेल्समैन मुझसे सवाल लड़ाता है। तुम यहाँ हो सिर्फ अपनी बीवी की बदौलत, समझे? जो आधे दिन आरुष सर के साथ बंद केबिन में क्या करती है ये किसे नहीं पता है, समझे? राजेश के बोलने के बाद अभय इसके आगे सुन न सका और गुस्से से उसने राजेश का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की? तभी अभय को पीछे से शिप्रा की तेज आवाज सुनाई पड़ी, व्हाट द हेल आर यू डूइंग अभय? अपनी नहीं तो मेरी रेपुटेशन के बारे में तो सोचो। माँ सही कहती है, मुझे तुम्हें वो, कहती हुई शिप्रा अचानक चुप हो गई। लेकिन अभय ने शिप्रा की अधूरी बात को अपने मन में पूरा कर लिया। डिवोर्स? तो क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो शिप्रा? ये सुनकर शिप्रा कुछ कहती कि तभी पीछे से एक भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, ये सब क्या हो रहा है अभय? ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। ये आवाज कंपनी के सीईओ आरुष की थी। उसने अभय को घूरते हुए देखा और शिप्रा से बोला, चलो शिप्रा, आई नीड टू टॉक टू यू। लेकिन तभी अभय ने शिप्रा का हाथ पकड़कर कहा, शिप्रा कहीं नहीं जाएगी। शिप्रा, वी नीड टू टॉक। अब आरुष को तेज गुस्सा आ गया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही शिप्रा ने अभय का हाथ झटक कर कहा, ये तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हो? चिढ़ होने लगी है मुझे तुमसे।
ये कहकर शिप्रा आरुष के साथ उसके केबिन में चली गई। केबिन का दरवाजा बंद होते ही आरुष ने शिप्रा से कहा, तुम उस निगम में अभय को छोड़ क्यों नहीं देती? शिप्रा ने सर झुकाया और चुपचाप आरुष के लिए कॉफी बनाने लगी। तभी आरुष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चाहो तो मेरा हाथ थाम लो, एंड आई एम श्योर तुम्हारी माँ को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शिप्रा ने यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया। तब आरुष बोला, खैर छोड़ो, तुम्हें याद है आज शाम तुम्हें मेरे साथ कबाड़ियास के प्रोजेक्ट लॉन्च में चलना है? पीएटी, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जल्द ही शाम हो गई। शिप्रा शाम को पार्टी में जाने के लिए निकल ही रही थी कि अभय ने हिम्मत करके शिप्रा से कहा, मत जाओ इस पार्टी में, उस आरुष के साथ तो हरगिज नहीं। अभय की बात सुनकर शिप्रा ने गुस्से से कहा, न जाऊं तो क्या करूं? तुम बताओ अभय, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक हो? और मेरा नौकरी मेरी लगाई हुई, क्या औकात है तुम्हारी मेरे बिना? चले हो मुझे रोकने? इतना कहकर शिप्रा तेजी से वहां से निकल गई। मायूसी से अभय चुपचाप शिप्रा को चाहते हुए देख ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा और जो कुछ उसने सुना उसे सुनकर अभय का मुंह खुला का खुला रह गया। दूसरी तरफ जब शिप्रा और आरुष पार्टी में पहुंचे तो बाहर रेड कारपेट लगा हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर मौजूद थे, पर हर जगह चर्चा थी तो सिर्फ चीफ गेस्ट मिस्टर सिंघानिया की। चारों तरफ बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए थे जिन पर लिखा था, वेलकम मिस्टर सिंघानिया। शिप्रा और अभय हैरानी से उन होर्डिंग्स को देख ही रहे थे कि तभी अनाउंसमेंट हुई, वेलकम एवरीवन, आज हमारा सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के हर फ्लैट की कीमत 100 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। प्लीज वेलकम मिस्टर अभय सिंघानिया। अभय का नाम सुनकर शिप्रा और आरुष दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभय सिंघानिया स्टेज पर आ गया। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज रोशनी के बीच अभय सिंघानिया का चेहरा देखकर शिप्रा और आरुष एक पल में पसीने से तरबतर हो गए, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि शिप्रा का नाकारा पति अभय खड़ा था। आखिर क्या है अभय का सच मेरे दोस्तों? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर अमीर ज़ादा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसा कि आप सबको पता है, सिंघानिया कंपनी के प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास होते हैं और इस बार हम कबाड़िया के साथ मिलकर आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। मैं इस प्रोजेक्ट पर पूरे 100 करोड़ लगाऊंगा। चीयर्स, एंजॉय द पार्टी। कॉन्फिडेंस के साथ अभय ने पार्टी में मौजूद लोगों को देखते हुए कहा और फिर तालियों और शोर शराबे के बीच अभय सिंघानिया एक पल में स्टेज के पीछे गायब हो गया। अभय के मुंह से 100 करोड़ सुनकर जहां हर कोई तालियां बजा रहा था, वहीं शिप्रा और आरुष का मुंह खुला का खुला रह गया था। अगले ही पल शिप्रा अभय के पीछे बैक स्टेज पर आई और अभय को वहां से जाता देख चिल्लाकर बोली, अभय रुको, इज दैट यू? वहीं अभय तेजी से वहां से निकलते हुए सोच रहा था, मेरी सच्चाई शिप्रा के सामने नहीं आनी चाहिए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अभय शिप्रा को चकमा देते हुए तेजी से निकलने ही वाला था कि तभी शिप्रा दूसरे रास्ते से अचानक ही अभय के सामने आकर खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर हैरत भरे अंदाज में बोली, अभय कब तक भागोगे ऐसे? बैक स्टेज में डिम लाइट होने की वजह से शिप्रा अभय को देख नहीं पा रही थी और जब उसने मोबाइल का टॉर्च अभय के चेहरे पे मारा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शिप्रा ने उस आदमी को हल्का धक्का देते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? तो तुम तो अभय नहीं हो। असल में शिप्रा ने अनजाने में गलत इंसान का हाथ पकड़ लिया था, जबकि असली अभय भागते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंच चुका था। तभी एक स्पोर्ट्स बाइक अभय के आगे आकर रुकी और उस बाइकर ने अभय से बाइक पर बैठने के लिए कहा। तुरंत ही अभय बाइक पर बैठकर पार्टी वेन्यू से दूर चला गया। थोड़ी ही देर में अभय शिप्रा के घर खन्ना हाउस के सामने खड़ा था। अभय ने हेलमेट लगाए उस लड़के से कहा, थैंक यू सो मच, आपने एन मोमेंट पर मुझे बचा लिया, लेकिन आप हैं कौन? वो लड़का बिना कुछ बोले वहां से चला गया और फिर अभय के फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ, जिसे देखकर अभय की आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कान फैल गई। उसने फोन उठाकर कहा, एडवोकेट सिन्हा, सालों बाद आप वापस आए और आते ही मुझे फंसाने का प्लान बना लिया।
दूसरी तरफ से एडवोकेट सिन्हा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो आपको बचाने के लिए लौटा हूँ। जैसे वो बाइक बेचकर बचाया, वैसे आपको पता है ना, अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभय ने एडवोकेट सिन्हा को टोकते हुए कहा, क्योंकि ये राज अगर पापा और मेरे दुश्मनों को पता चल गया तो मेरी जान जा सकती है। जानता हूं मैं। ये कहते हुए अभय अपने कमरे तक पहुंच गया था। तभी एडवोकेट सिन्हा ने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आपके पिताजी की वसीयत आपके नाम हो गई है, लेकिन सभी चीजों पर अभी आपको एक्सेस नहीं मिला है। उसके लिए आपके पिताजी ने कुछ कंडीशंस बताई है। अभय ने हैरानी से पूछा, कैसी कंडीशंस? तब एडवोकेट सिन्हा ने कहा, पहली कंडीशन आपने पूरी कर ली है, निखिल का प्रोजेक्ट लॉन्च अटेंड करके, बाकी मैं मिलकर बताऊंगा। वसीयत मिलने की बात सुनकर अभय ने मिरर में अपने आप को देखकर कहा, 3 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी इस दिन की। तभी दूसरी तरफ से एडवोकेट सिन्हा की आवाज आई, हेलो, आप सुन रहे हैं? अभय ने तुरंत कहा, हाँ, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। बोलकर अभय ने फोन काटा ही था कि उसे शिप्रा की गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। तुरंत ही अभय ने अपने पुराने कपड़े पहने और सोने का नाटक करने लगा। पार्टी से घर आने पर शिप्रा बौखलाई हुई थी। मेरा निकम्मा पति और एक चीफ गेस्ट अभय सिंघानिया, बिल्कुल वही शक्ल और वही आवाज। कैसे? बड़बड़ाती हुई शिप्रा कमरे में दाखिल हो गई। पर जब शिप्रा ने अभय को कमरे में सोते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने अभय को जगाते हुए पूछा, अभय, तुम सोने का नाटक कर रहे हो ना? अभी तो तुम पार्टी में अभय सिंघानिया बनकर आए थे और इतनी जल्दी यहाँ आकर सो भी गए। अभय ने आंखें मलते हुए शिप्रा से कहा, क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोने दो ना मुझे। बोलकर अभय ने फिर से सोने का नाटक किया। पर तभी शिप्रा ने अभय को दोबारा जगाते हुए कहा, पहले तुम अपनी असलियत बताओ, तुम हो कौन? अभय ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और शिप्रा से कहा, आई गेस यू आर ड्रंक शिप्रा, सो जाओ ना। शिप्रा बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई थी और इसी कंफ्यूजन के साथ वो सोने चली गई। अगली सुबह एक गाड़ी की जोरदार हॉर्न की आवाज से अभय की आंख खुली। साथ ही उसे शिप्रा चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दी। अभय घबरा कर उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास खड़ी शिप्रा को देखकर बोला, क्या हुआ शिप्रा, तुम ठीक तो हो ना? ये पूछते हुए अभय शिप्रा के पास जाता, उससे पहले ही शिप्रा भागती हुई नीचे गई। अभय ने खिड़की से नीचे झांका तो उसकी नींद एक पल में खुल गई। हैरान आंखों से अभय नीचे देखे जा रहा था। उसके मुंह से निकला, ये लग्जरी गाड़ी यहाँ, और बोर्ड पर लिखा है फॉर शिप्रा, माय लव। पर मैंने तो ये गाड़ी। अभय ये सब सोचते हुए शिप्रा के पीछे पीछे नीचे उतरा और उसने खुद से कहा, कहीं ये एडवोकेट सिन्हा ने तो नहीं भेज दी। अभय ने देखा, उस गाड़ी को देखकर शिप्रा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। बोर्ड को देखकर एक पल के लिए शिप्रा ने सोचा, मेरे लिए ये गाड़ी अभय ने? नहीं नहीं, ये फटीचर इतनी महंगी गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है? शिप्रा की आंखों में ये सवाल तेजी से चमक रहा था। तभी एक और हॉर्न बजा और अगले ही पल एक और गाड़ी वहां आकर रुक गई। उसमें शिप्रा का बॉस आरुष ओबरॉय निकला। आरुष ने शिप्रा के पास आते हुए कहा, मेरी गाड़ी से रोज ऑफिस आती थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक पर्सनल गाड़ी दे दी जाए। ये सुनते ही शिप्रा ने खुशी से आरुष का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। तभी आरुष ने अभय की तरफ अपने कदम बढ़ाए और कहा, कल रात पार्टी में क्या तुम थे? तुम अभय सिंघानिया हो? आई कांट बिलीव, तुम जैसा फालतू आदमी। तभी शिप्रा ने हंसते हुए आरुष से कहा, मेरी तरह आपको भी कंफ्यूजन हुआ है सर, वो अभय नहीं था। मैं घर आई तो ये सो रहा था। वैसे भी इसके जैसा गरीब का अभय सिंघानिया कैसे हो सकता है? शिप्रा की बात सुनकर आरुष ने अभय को देखकर हंसते हुए कहा, वही तो, मैं भी यही सोच रहा था कि इस जैसे थर्ड क्लास आदमी का सिर्फ नाम अभय हो सकता है, पर किस्मत नहीं। आरुष की जोर की हंसी अभय के कानों में चुभ रही थी, जबकि शिप्रा की दबी दबी हंसी उसके दिल में टीस मार रही थी। अभय ने खुद से कहा, एक क्या, ऐसी 10 गाड़ियां मैं तुम्हें दे सकता हूँ शिप्रा, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना है। अभय ये सब सोच ही रहा था कि आरुष और शिप्रा नई गाड़ी में सैर करने के लिए निकल गए। अभय शिप्रा के इस बदलते बिहेवियर से बहुत ही हैरान था और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। फिर अभय ऑफिस के लिए रेडी होकर घर से निकलने ही वाला था कि उसने लिविंग रूम में शिप्रा को मिसेस खन्ना के साथ बात करते देखा।
शिप्रा एक हाथ में गाड़ी की चाबी और दूसरे हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर मिसेस खन्ना से कह रही थी, देखो मॉम, आरुष सर ने मुझे गाड़ी और डायमंड पेंडेंट गिफ्ट किया है। मिसेस खन्ना ने आंखें चौड़ी करते हुए डायमंड पेंडेंट को देखते हुए कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, मैं तो हमेशा कहती थी तेरा बॉस हीरा है हीरा, लेकिन तेरा दिल उस पत्थर पर आ गया है, तो क्या करें। शिप्रा ने मिसेस खन्ना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिप्रा की ये चुप्पी अभय के दिमाग में शोर कर रही थी। उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। परेशान होकर अभय घर से बाहर निकल गया। रास्ते में अभय ने अपने आप से कहा, क्या ये वही शिप्रा है जो कॉलेज के पास समोसे खाने को भी डेट मान लेती थी। आज अगर मैं चाहूं तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों पर लाकर रख सकता हूँ शिप्रा, लेकिन क्या प्यार की कीमत पैसों से लगाई जा सकती है। तुम मेरे प्यार को ऐसे भूल नहीं सकती, मैं तुम्हें इस प्यार को भूलने नहीं दूंगा। ऑफिस पहुंचकर अभय सबसे पहले शिप्रा के केबिन में गया और उसने वहां एक नोट लिखकर रख दिया और शिप्रा के उस नोट को पढ़ने का इंतजार करने लगा। लेकिन शिप्रा ऑफिस आते ही एक के बाद एक मीटिंग्स में बिजी हो गई। शिप्रा, तुम अपने केबिन में कब जाओगी? ये सब सोच सोचकर अभय बेचैन होता जा रहा था। और फिर शाम के 6 बजे जब शिप्रा अपने केबिन में पहुंची तो उसने देखा उसके डेस्क पर एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, होटल लेक व्यू, रात 8 बजे। उस नोट के नीचे अभय ने एक दिल बनाकर उसमें ए और एस लिख दिया था। ये सब कुछ अभय दूर से देख रहा था। उसने खुद से कहा, कॉलेज में ये सब तुम्हें कितना पसंद आता था ना शिप्रा, आज रात के बाद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूंगा। दूसरी तरफ शिप्रा वो नोट देखकर बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि वो नोट आरुष ने भेजा है। शिप्रा ने तुरंत आरुष को मैसेज किया, होटल लेक व्यू एट 8 o'clock, डन। आरुष ने जैसे ही मैसेज देखा तो वो हैरान हो गया। आज पहली बार शिप्रा की तरफ से ऐसा मैसेज आया था। उसने भी तुरंत डन लिखकर मैसेज भेज दिया। रात को 8 बजे अभय लेक व्यू होटल के एक कॉर्नर टेबल पर बैठकर शिप्रा के आने का इंतजार कर रहा था। शिप्रा एक खूबसूरत ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस पहने होटल में आ गई। अभय ने शिप्रा को देखकर खुद से कहा, सरप्राइज की खुशी तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है शिप्रा। अब टाइम आ गया है एक और सरप्राइज का। अभय के प्लान के मुताबिक एक वेटर शिप्रा के आते ही उसके पास गया और बोला, मैम, एंजॉय द इवनिंग, टॉप फ्लोर, रूम नंबर 1001। बोलते हुए वेटर ने शिप्रा को एक बड़े से बुके के साथ एक चाबी पकड़ा दी। शिप्रा के चेहरे पर बहुत दिनों बाद ऐसी रौनक आई थी जिसे देखकर खुश होता अभय शिप्रा के पास जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उसने देखा कि शिप्रा किसी को गले लगा रही थी। शिप्रा जोर से आरुष से लिपट कर बोली, आरुष सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इवनिंग। आरुष को शिप्रा के साथ देखकर अभय एक पल के लिए अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया था। शिप्रा को आरुष के साथ लिफ्ट में जाते देख अभय के दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे। लेकिन अगले ही पल अभय को होश आया और वो स्टेयर केस पर तेजी से दौड़ता हुआ 12th फ्लोर पर पहुंच गया। वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था, शिप्रा, वो नोट, वो दिल वाली ड्राइंग, तुम क्या सब कुछ भूल गई हो। थोड़ी देर बाद भागते हुए जब अभय रूम नंबर 1001 के पास पहुंचा तो उसने देखा आरुष ने शिप्रा के कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो धीरे से दरवाजा बंद कर रहा था। अभय के मुंह से ना आह निकल रही थी ना वो सांस ले पा रहा था। अपने प्यार के लिए जो भी उसने अब तक सहा और किया वो सब कुछ बर्बाद होता हुआ अभय की आंखों के सामने घूम रहा था। अभय ने खुद से कहा, दिल तो कर रहा है कि उस आरुष को मार मार कर सबक सिखा दूं, लेकिन तभी अभय ने सुना कमरे के अंदर से शिप्रा की हंसने की आवाज आ रही थी और अगले ही पल अभय अपने टूटे हुए दिल के साथ वहां से लौट गया। थोड़ी देर के बाद अभय उसमें मिसेस खन्ना के सामने खड़ा था। आज मिसेस खन्ना को अभय के तेवर कुछ अलग दिखाई दे रहे थे और उस वक्त वो हैरान रह गई जब अभय ने मिसेस खन्ना से कहा, कहाँ है डिवोर्स पेपर्स, मैं साइन करने को तैयार हूँ। शिप्रा ठीक तो है डॉक्टर, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, वो ठीक हो जाएगी ना। परेशान अभय ने फोन पर डॉक्टर से एक साथ कई सवाल पूछ डाले। तब डॉक्टर ने अभय को हॉस्पिटल आने के लिए कहा और फोन कट कर दिया। दरअसल जब अभय मिसेस खन्ना से डिवोर्स पेपर्स के बारे में बात कर रहा था उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि शिप्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। अभय ने तुरंत मिसेस खन्ना को यह खबर दी, मॉम, वो शिप्रा हॉस्पिटल में।
इसके आगे अभय कुछ नहीं बोल पाया। इसके बाद अभय और मिसेस खन्ना दोनों वेलनेस हॉस्पिटल पहुंच गए। शिप्रा को अपने सामने बेहोश देखकर अभय की आंखें नम हो गई। तभी डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अच्छा हुआ सीढ़ियों से गिरकर भी इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर अभय की जान में जान आई और वो मुस्कुराते हुए मिसेस खन्ना से बोला, ठीक है माँ, अब शिप्रा ठीक हो जाएगी। मेरी शिप्रा ठीक है माँ। मिसेस खन्ना ने मुंह बनाते हुए कहा, ये नौटंकी बंद कर, तुम ही हो इसके जीवन की पनौती, समझे? अभय को मिसेस खन्ना से इस तरह की बातें सुनने की आदत थी, इसीलिए उनकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अभय सोच रहा था, शिप्रा सीढ़ियों से कैसे गिरी? वो तो आरुष के साथ कमरे में थी ना, फिर वो यहाँ कैसे आई? ये सोचते हुए अभय हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में पहुंचा। अभय ने बिलिंग काउंटर पर जाकर कहा, मेरी पत्नी शिप्रा खन्ना एडमिट है यहाँ, रूम नंबर 207 में। उनका बिल दीजिए प्लीज। नर्स ने कंप्यूटर पर कुछ चेक किया और कहा, शिप्रा खन्ना का बिल पेड है। बिल पेड है? अभय ये सोच रहा था कि उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। इस हॉस्पिटल की फीस भरोगे तो अगले महीने की सैलरी एडवांस मांगोगे, समझे? अभय ने जैसे ही पलट कर देखा तो वहां आरुष खड़ा था। आरुष को देखते ही अभय की आंखों के आगे वो सारा नजारा आ गया जब आरुष और शिप्रा ने एक दूसरे से करीब आते हुए होटल का कमरा बंद किया था। अभय गुस्से से दांत पीसते हुए आरुष के पास जाकर बोला, तुम, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और जब शिप्रा गिरी तो तुम कहाँ थे? और आरुष ने इस बात से सर पकाते हुए कहा, वो 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 मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे धक्का दे, मेरा मतलब है वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। शायद लिफ्ट लॉबी के बाहर सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया होगा। तभी अचानक अभय का ध्यान आरुष के सर की तरफ गया, जहां एक बड़ा सा लाल निशान था। अभय ने तुरंत पूछा, तुमको ये चोट कैसे लगी? आरुष अपने सर की चोट पर उंगलियां फेरते हुए कुछ सोचने लगा और फिर चिढ़ते हुए बोला, वो मैं होटल में दीवार से टकरा गया था, लेकिन मेरी चोट से तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो, समझे? आरुष की बात सुनकर अभय ने खुद से कहा, लगता है शिप्रा और इसके बीच कुछ नहीं हुआ। सोचते हुए अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई, जिसे देखकर आरुष अपने आप में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। इस इनकार का जवाब तुम्हें देना होगा शिप्रा, मेरे हक करने तक तुम ओके थी, फिर कहते हो कि मैं रेडी नहीं हूँ। यह तो अच्छा हुआ कि शिप्रा के धक्के से मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। आरुष अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल से बाहर चला गया। थोड़ी देर में शिप्रा का भाई विराट वहां आया और मिसेस खन्ना को घर ले जाते हुए उसने अभय से कहा, कल सुबह शिप्रा को घर ले आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभय ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठते हुए खुद से कहा, शायद शिप्रा ने आरुष को धक्का दिया, तभी उसके सर में चोट लगी। तो क्या शिप्रा के दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है? पूरी रात अभय के दिमाग में यही बातें चलती रही और सुबह जब अभय शिप्रा को लेकर घर पहुंचा तो मिसेस खन्ना और विराट लिविंग एरिया में बैठे थे। अभय को देखते ही मिसेस खन्ना ने टेबल से कुछ पेपर्स उठाए और अभय से कहा, कल रात का अधूरा काम पूरा कर ले। ये कहकर उन्होंने डिवोर्स पेपर्स फिर से अभय के आगे कर दिए। इस बार भी अभय आगे बढ़ा, लेकिन पेपर्स पर साइन करने के लिए नहीं। उसने वो पेपर्स फाड़ कर हवा में उछाल दिए और कहा, मैं शिप्रा को डिवोर्स नहीं दूंगा, कर लीजिए आपको जो करना है। ये कहकर अभय शिप्रा को अपने कमरे में ले आया। तभी शिप्रा माथे पर शिकन लाते हुए उससे पूछती है, तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो? अभय ने शिप्रा के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, कल रात जो भी हुआ मैं सब भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ और आज ऑफिस मत जाना, आराम करो। ये कहकर अभय ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। एकाएक मिसेस खन्ना की आवाज सुनाई पड़ी, शिप्रा, देखो तो कौन आया है, आइए आइए। वो रहा शिप्रा का कमरा। अभय ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला उसे सीढ़ियों से आरुष ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। अभय उसे रोकता इससे पहले शिप्रा ने हैरानी से कहा, आरुष सर, आप यहाँ आइए ना। आरुष ने बड़ी ही बेरुखी से शिप्रा के हाथ में उसकी गाड़ी की चाबी दी और कहा, वो तुम्हारी गाड़ी कल होटल में ही रह गई थी, वही देने आया था बस। ये कहकर आरुष वहां से जाने लगा। तभी शिप्रा ने आरुष का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर पास से खड़े अभय की मानो जान ही सूख गई हो। वो कुछ कह नहीं पा रहा था,
लेकिन आरुष से अपनी पत्नी की बढ़ती नजदीकियां उसे बेचैन कर रही थी। शिप्रा ने आरुष से कहा, कल रात के लिए आई एम सो सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे आपको धक्का नहीं देना चाहिए था। शिप्रा की बातें सुनकर अभय का खून खौल रहा था। तभी उसका फोन बजा। कॉल मैनेजर राजेश की थी। आज ऑफिस आओगे? क्या तो मैंने को शांत करते हुए कहा, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ये कहकर अभय ने फोन काटा और आरुष को गुस्से से देखता हुआ वहां से चला गया। अभय के जाते ही आरुष ने गुस्से से कहा, तुम तय कर लो शिप्रा, तुम हमारे रिश्ते को किस तरह से देखती हो। जवाब में शिप्रा ने धीरे से कहा, आरुष सर, मैं आपके साथ सिर्फ दोस्ती करना चाहती हूँ। कल रात के बाद मैंने बहुत सोचा। अभय की नाकामी की वजह से मैं उससे इरिटेट जरूर हूँ, लेकिन उसे धोखा नहीं दे सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। शिप्रा की बात सुनकर आरुष ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप वहां से बाहर जाने लगा। बाहर जाते हुए उसने मैनेजर राजेश को कॉल किया। दरअसल आरुष अभय के खिलाफ एक नई चाल चल रहा था, जिसमें उसका मोहरा मैनेजर राजेश था। आरुष की बातें मानते हुए मैनेजर राजेश ने कहा, सर आपका काम हो जाएगा। समझ लीजिए इस कंपनी में अभय के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। फोन रखने के बाद आरुष ने सोचा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा अभय। उधर अभय ऑफिस में चुपचाप बैठा शिप्रा की तस्वीर देख रहा था। तभी राजेश अभय के पास जाकर बोला, हाँ मिस तो हम भी कर रहे हैं शिप्रा को। बॉस ने तो उसके साथ अपने रोज का कोटा पूरा कर लिया है, बस हम ही नहीं देख पाए आज उसे। ये सुनते ही अभय का खून खौल उठा। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हारा होलिया बिगाड़ दूंगा। राजेश ने ऊंची आवाज में कहा, तू मेरा होलिया बिगाड़ेगा? बीवी की सिफारिश से तो यहाँ जॉब मिली है तुझे, और पिछले 3 महीने से क्या उखाड़ दिया है तूने। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर राजेश ने चिल्लाते हुए कहा, टुमारो 9 AM 100 फ्लैट्स। कल सुबह 9 बजे तक अगर तुमने 100 फ्लैट्स नहीं बेचे तो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मैं तैयार रखूंगा। ये सुनते ही आसपास के सभी लोग चौंक गए, क्योंकि राजेश ने एक बार एक और एम्प्लॉय को भी इस तरह का चैलेंज दिया था, जो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 25 फ्लैट ही बेच पाया था। अब अभय ये चैलेंज कैसे पूरा करेगा, ये सवाल सबके मन में कौंध रहा था। लेकिन सबको हैरानी में डालते हुए अभय ने कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, कह देना अपने बॉस से भी। अभय समझ गया था कि ये चैलेंज आरुष की तरफ से ही आया है। फिर अभय ने तुरंत एडवोकेट सिन्हा को मैसेज किया, मुझे आपसे अभी मिलना है। एडवोकेट सिन्हा ने तुरंत अभय को अपने घर का एड्रेस भेजा और अगले ही पल अभय ऑफिस से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ खन्ना हाउस में आरुष के जाने के बाद शिप्रा के कमरे में उसका भाई विराट आया और उसने कहा, कैसी हो बहना? शिप्रा ने विराट के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखे और कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है? विराट ने शिप्रा के पास बैठते हुए कहा, 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। तुम्हारे पति ने वादा किया था कि वो 3 साल से इस घर में जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है उसका हर्जाना देगा, और अगर 3 महीने के अंदर अंदर वो इस हर्जाने को नहीं भर पाया तो तुम्हें और उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। याद है ना मेरी बहना? ये कहते हुए विराट एक विनर की तरह मुस्कुरा रहा था। विराट को ऐसे मुस्कुराते देखकर शिप्रा चीखते हुए बोली, विराट। ये सुनकर विराट शिप्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो बहना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं इस घर का असली मालिक हूँ और जल्द ही मैं शादी करने वाला हूँ। इसलिए एक हफ्ते में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलो। हाँ? ये कहकर विराट वहां से चला गया। शिप्रा विराट की बातों से अंदर ही अंदर डर गई थी। विराट जो कहता है वही करता है। मुझे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा। तभी शिप्रा के मोबाइल पर उसकी कलीग रीमा की कॉल आई और उसने कहा, शिप्रा, उस मैनेजर राजेश ने तुम्हें को एक रात में 100 फ्लैट्स बेचने का इम्पॉसिबल सा चैलेंज दे दिया है। चैलेंज की बात सुनकर शिप्रा परेशान हो गई और रीमा का फोन रखते ही वो सोच में डूब गई। इतना मुश्किल चैलेंज अभय कैसे पूरा करेगा? दूसरी तरफ एडवोकेट सिन्हा ने अभय से 100 करोड़ फ्लैट्स बेचने वाले चैलेंज को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है जिससे तुम एक नई रियल एस्टेट कंपनी खड़ी कर सकते हो, तो फिर ओबराय की वो छोटी सी कंपनी के फालतू चक्करों में क्यों फंसे रहना चाहते हो? अभय ने जवाब में कहा, मैं जानता हूँ
लेकिन मेरी बीवी शिप्रा उस कंपनी में पिछले 3 सालों से काम कर रही है और मुझे भी लगभग 3 महीने हो गए हैं। वहां पर काम करते हुए उस कंपनी में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। मैं उनके बीच में ही रहकर उनसे उन्हीं के जैसा व्यवहार करूंगा। वैसे भी अभी मुझे अपनी असलियत सबसे छुपा कर रखनी है। कुछ देर के बाद मिस्टर सिन्हा ने कहा, किसी और को ना सही, इस बारे में तुम अपनी बीवी को तो सब कुछ जरूर बताना चाहोगे। ये सुनकर अभय अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं, मैं उसे अभी इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। अभय की बात सुनकर मिस्टर सिन्हा ने थोड़े रहस्यमय अंदाज में कहा, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद मिस्टर सिन्हा ने अभय को जो प्लान बताया उसे सुनकर अभय की आंखें चमकने लगी और वो बोला, अब मैं बताऊंगा उस राजेश और आरुष ओबरॉय को कि किसी की बेबसी का फायदा उठाना किसे कहते हैं। कहते हुए अभय की आंखों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मिस्टर सिन्हा से अपनी बातें खत्म करने के बाद उनके घर से निकल गया, लेकिन वो शिप्रा के घर नहीं गया। उसके घर जाने के बजाय उसने रास्ते में एक टैक्सी ली और ड्राइवर को एक एड्रेस बताते हुए बोला, कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी चलो। कुछ ही देर में वो टैक्सी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। ये बिल्डिंग इंडिया की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी। दुनिया भर में कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी का नाम था। कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी के मालिक मिस्टर कपाड़िया एक बहुत ही व्यस्त इंसान थे। अभय पहले भी ओबरॉय रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से यहाँ पर कई बार आ चुका था, इसीलिए वहां के गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। अभय जैसे ही बिल्डिंग की रिसेप्शन में पहुंचा, वहां पर खड़ी लड़की ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह देखा जैसे अभय कोई सड़क चलता इंसान हो। उसने अभय को देखकर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देख अभय को गुस्सा आ गया, लेकिन वो खुद को काबू करते हुए बोला, मुझे मिस्टर कपाड़िया से मिलना है। ये सुनते ही वो लड़की उबाऊ तरीके से एक गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी सर, तुम जैसे लोग उनसे नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ शिप्रा के घर पर शिप्रा पूरी रात अभय का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभय का आज दूर दूर तक कोई भी अता पता नहीं था। शिप्रा सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिर ये अभय गया तो कहाँ गया, समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। पहले ही कम टेंशन है क्या जिंदगी में, जो अब ये भी। शिप्रा को कहीं ना कहीं ये डर भी था कि कहीं आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उस वजह से तो आज अभय कहीं चला तो नहीं गया। शिप्रा ये सोचकर भी परेशान हुए जा रही थी कि अगर वो विराट के दिए इस चैलेंज को एक हफ्ते में पूरा नहीं कर पाई तो उसके सर से छत छिन जाएगी। इसी उधेड़बुन में शिप्रा को पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी। अगली सुबह देर से सोने की वजह से शिप्रा की आंख आज रोज के समय से देर से खुली। वो जल्दी से बेड से उठी और खुद ही बड़बड़ाते हुए बोली, ओ नो, आज तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। वैसे भी आज ऑफिस में एक नया बखेड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। कहते हुए वो तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद वो कमरे से तैयार होकर बाहर आई। वो जैसे ही बाहर आई उसने देखा डाइनिंग टेबल पर उसका भाई विराट बैठा हुआ था। वो शिप्रा को देखकर बोला, तो बहना क्या सोचा तुमने, उम्मीद है कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ सोच लिया होगा। ये कहते हुए विराट शिप्रा को देख रहा था, लेकिन शिप्रा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर विराट बेचारा समूह बनाकर बोला, तुम जानती हो कि हमारा फैमिली बिजनेस इस समय कितने घाटे में चल रहा है और इसे वापस खड़ा करने में केवल अनामिका ही हमारी मदद कर सकती है। अब अगर हमें उसकी मदद चाहिए तो उसे तो हमें खुश करना ही पड़ेगा ना। बस इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सोचो हमारे बारे में भी। मुझे तुम्हें घर से जाने के लिए बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर शिप्रा ने कुछ नहीं कहा। विराट नॉन स्टॉप अपनी बकवास किए जा रहा था। शिप्रा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर वहां से जाने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, यहाँ किस बारे में बात हो रही है शिपी। ये आवाज सुनकर शिप्रा ने जैसे ही पीछे देखा, वहां पर अभय खड़ा था। न जाने क्यों आज अभय शिप्रा को रोज की तरह नहीं लग रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। अभय को वहां देखकर विराट के होठों पर एक हंसी आ गई, जैसे वो अभय का मजाक उड़ा रहा हो। विराट अभय की तरफ जाते हुए बोला, अरे जीजा जी, कैसे हैं आप, जरा बताने का कष्ट करोगे, पूरी रात कहाँ थे आप। ये सुनकर भी अभय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे शिप्रा की तरफ बढ़ गया। तभी विराट उससे ताना मारते हुए बोला, हाँ हाँ भाई, हमारी बातों का जवाब क्यों दोगे तुम, ये कोई घर थोड़ी है
होटल है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी चले जाओ। इस पर भी अभय चुप ही रहा और शिप्रा की तरफ बढ़ते हुए बोला, शिपी, क्या हुआ? क्या सब ठीक है? शिप्रा ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी विराट ने पीछे से आकर अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे क्या हुआ है, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। अपने कंधे से विराट का हाथ हटाते हुए अभय ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। विराट ने उसका मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, वो क्या है ना, मैं बस शिप्रा को याद दिला रहा था कि तुम्हारे 3 महीने जो तुमने कहा था तुम अपने लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लोगे, फिर जो भी फालतू की बातें तुमने की थी वो समय पूरा होने वाला है। आज का दिन अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ 6 दिन है तुम्हारे पास। ये सब सुनकर अभय ने विराट की तरफ देखा और फिर शिप्रा की तरफ। शिप्रा ने अपनी नजरों को जमीन पर किया हुआ था। शिप्रा को ऐसे बेबस खड़ा देखकर अभय को बुरा लगा। उसने विराट की तरफ देखा और गुस्से से बोला, 6 दिन है ना अभी, इसीलिए अपनी हद मत भूलो, समझे? विराट ने जब अभय का एटीट्यूड देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अभय की कॉलर पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हम पर ही भौंक रहा है। विराट को खुद का कॉलर पकड़ते हुए देखकर अभय बहुत शांति से एक टेढ़ी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, तुम्हारे दिए हुए अभी 6 दिन बाकी है। तब तक अगर तुम अपने हाथों और बातों दोनों को कंट्रोल में रखो तो अच्छा होगा, वरना। ये कहते हुए उसने अपनी जलती हुई निगाहों से विराट को देखा। एक पल के लिए विराट भी उसकी निगाहों में गुस्सा देखकर डर गया। तभी शिप्रा ने गुस्से में विराट से अभय का कॉलर छुड़ाया, अभय का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए शिप्रा ने अभय पर चिल्लाना शुरू कर दिया, कहाँ थे तुम सारी रात? और अब ये सब क्या है जो तुम 3 महीने से नहीं कर पाए? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम इन 6 दिनों में कर दोगे? तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे पास कोई प्लान भी है या फिर तुम यूं ही हवा में बातें कर रहे हो? शिप्रा की ये सब बातें सुनकर अभय को जवाब देता कि उससे पहले ही उसकी पॉकेट में रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। शिप्रा की बातों को इग्नोर कर उसने जल्दी से फोन उठाया और बात करते हुए बोला, हेलो। तभी दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। अभय जवाब देते हुए बोला, हाँ, 9 बजे, ओबरॉय रियल एस्टेट कंपनी में। "हम्म, ठीक है।" ये सुनकर दूसरी तरफ वाले इंसान ने कुछ कहा और तभी अभय ने फोन रख दिया। फोन हाथ में लेकर वो खुद से ही बोला, अब मैं बताऊंगा उस ओबरॉय को जिन लोगों को वो कमजोर समझता है, अगर वो अपनी कमजोरी भूल जाए तो उस जैसे कितनों को बर्बाद कर सकते हैं। पास ही खड़ी हुई शिप्रा ने जब अभय की इन बातों को सुना तो वो कंफ्यूज हो गई। उसने आज तक कभी भी अभय की आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं देखा था जो उसे आज दिखाई दे रहा था। लेकिन वो अभी मन ही मन इस बात से परेशान थी कि अब वो अपने घर और अपनी जॉब को कैसे बचा पाएगी। जैसे ही फोन रखा, शिप्रा ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, इस सब का क्या मतलब है? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? उसे गुस्से से खुद पर चिल्लाते हुए देखकर अभय उसके थोड़ा करीब आया और उसके कान पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शिल्पी, प्लीज ट्रस्ट मी। बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार मेरा भरोसा करो। यह सुनकर शिप्रा ने उसके हाथ अपने हाथों से झटक कर हटा दिए और थोड़ा गुस्से में बोली, देखो अभय, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरे सर से छत और मेरे हाथों से नौकरी दोनों ही जाने की कगार पर है। तुम्हें क्या लगता है जो 2 टाइम का खाना हम खा रहे हैं, अगर वह भी हमारे हाथ से छिन जाएगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे? जरा बताओ, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? बताओ, क्या करूंगी मैं तुम्हारे भरोसे का? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? यह कहते हुए उसकी नजर जैसे ही घड़ी पर गई, उसने देखा कि घड़ी में 9 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। उसने एक गहरी सांस ली और अभय की तरफ देखते हुए कहा, भरोसे की बात अब हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैनेजर राजेश के तुम्हें टाइम दिए अनुसार केवल 20 मिनट है हमारे पास ऑफिस पहुंचने के लिए। यह कहते हुए शिप्रा ने बेड पर पड़ा अपना बैग उठाया और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। अभय वहीं खड़ा रह गया। अभय आज शिप्रा का भरोसा चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं शिप्रा के शब्दों ने उसे ठेस पहुंचाई थी। वह समझ चुका था कि शिप्रा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और घड़ी में कांटों को घूरते हुए बोला, आज के बाद ये समय मेरे अनुसार चलेगा।
अब समय बदलेगा, मैं बदलूंगा इस समय को। वहीं ओबेरॉय रियल एस्टेट कंपनी में आज रोज के मुकाबले काफी चहल पहल थी। मैनेजर राजेश, जो आज समय से काफी पहले आ चुका था, वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिर 3 महीने से वो जिस ताक में था, वो दिन आज आ चुका था। वो जानता था कि शिप्रा बहुत स्वाभिमानी लड़की है। वह ये जॉब छोड़ देगी, लेकिन खुद को किसी को नहीं सौंपेगी। लेकिन फिर भी आज उसकी हार देखने के लिए राजेश से इंतजार ही नहीं हो रहा था। वह अपने कैबिन में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बार बार किसी न किसी से यह पूछ रहा था कि क्या शिप्रा और अभय आज ऑफिस आए कि नहीं। लेकिन हमेशा की तरह से इस बार भी उसे जवाब ना में ही मिला। घड़ी की सुइयां 9 पर पहुंचने में केवल 5 मिनट थी। अब राजेश से इंतजार नहीं हो रहा था। उसकी इतनी बेचैनी देखकर ऑफिस के स्टाफ में भी बातें चल रही थी। लोग आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। क्या बात है, क्या हुआ है मैनेजर राजेश को? किसी ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुम नहीं जानते, जो जाल मैनेजर राजेश ने शिप्रा मैडम और अभय के लिए बिछाया था, वह दोनों ही उसमें फंस चुके हैं। अब देखना यह है कि आज अभय करता क्या है। यह सुनकर एक और आदमी ने कहा, इसमें देखना क्या है, तुम नहीं जानते उस अभय को? वह एक नंबर का निचला आदमी है। जिस इंसान ने पिछले 3 महीने में कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है एक रात में उसने क्या कर लिया होगा? और सुना नहीं राजेश ने क्या कहा है? मैनेजर राजेश ने कहा है कि उसे एक रात के अंदर 100 फ्लैट बेचने हैं। ये कोई मजाक है क्या? आज तक इस कंपनी में जिसने आखिरी सबसे बड़ा स्कोर रिसीव किया है, वह भी सिर्फ 75 फ्लैट का है। तो लगा लो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभय कर पाएगा? तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, सही कहा यार तुमने, मतलब ही पैदा नहीं होता इस बात का तो। यह कहते हुए ऑफिस स्टाफ बातें बनाते हुए हंसे जा रहे थे। तभी किसी ने कहा, लेकिन क्या फायदा, उसकी बीवी है ना उसे बचाने के लिए। तभी दूसरे शख्स ने कहा, अरे यार यही तो मजे की बात है इस बार, उन दोनों को मैनेजर राजेश ने कुछ ऐसा फंसाया है इस बार, वो दोनों चाहकर भी इस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर दूसरे आदमी ने पूछा, क्या मतलब है इस बात का? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, बस देखते जाओ, अगर वो फ्लैट नहीं बेच पाया तो उसके साथ साथ आज उसकी बीवी का भी बोरिया बिस्तर बांधना तय है। इसी की ताक में तो राजेश काफी समय से था, और अब जब उसे यह मौका मिल रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वह इसे ऐसे ही जाने देगा? ऑफिस में फुसर फुसर चल रही थी कि किसी की आवाज आई, अरे देखो शिप्रा मैडम आ गई। जब इस आवाज को सुनकर सभी ने उस तरफ देखा, तो शिप्रा अपने माथे पर शिकन लिए ऑफिस के अंदर आ रही थी। उसने जैसे ही चारों तरफ से लोगों को उसे घूरते हुए देखा, वह समझ गई कि सभी आज होने वाले तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर राजेश तक भी शिप्रा के आने की बात पहुंचते देर नहीं लगी। वह जल्दी से अपने कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ गया और शिप्रा को दरवाजे से आते देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या मैडम शिप्रा, कहाँ है? उन्होंने फ्लैट बेचने का इंतजाम तो कर ही लिया होगा। यह सुनकर शिप्रा ने मैनेजर राजेश की तरफ देखा कि तभी पीछे से अभय के कदमों की आवाज आई। उसे देखकर एक बार फिर से लोगों में फुसर फुसर शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग इस तमाशे का इंतजार और नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों के अंदर आते ही मैनेजर राजेश ने अभय पर भी ताना कसते हुए कहा, आइए आइए, क्या बात है, आज तो आप समय पर आ गए। लगता है सुधर गए हैं, लेकिन क्या फायदा, अब जब नौकरी हाथों से जाने वाली है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने? अब क्या तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलने की सोच रहे हो, या फिर हमारी शर्त के मुताबिक तुम दूसरा ऑप्शन? जैसे ही मैनेजर राजेश ने यह कहा, उसकी नजरें अभय की जलती हुई निगाहों पर गई। अभय गुस्से से उसे घूर कर लेके जा रहा था, जैसे वो आंखों से ही उसे धमकी दे रहा हो कि खबरदार, अगर तुमने इस बार मेरी बीवी का नाम भी लिया। उसकी नजरों को देखकर ही मैनेजर राजेश की बोलती अचानक से बंद हो गई। तभी दरवाजे से आरुष हमेशा की तरह सूट बूट में अंदर आया। उसे देखते ही अभय की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। आरुष ने जब सभी को ऐसे भीड़ जमा करके खड़ा हुआ देखा, तो मैनेजर राजेश की तरफ देखते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई सब्जी मंडी लगा रखी है क्या?
क्या किसी को समझ नहीं आता कि यह रियल स्टेट कंपनी का ऑफिस है जहाँ पर तुम लोगों ने ऐसे भीड़ जमा कर रखी है? कुछ काम नहीं है क्या कंपनी में आज? उसे गुस्से में देखकर मैनेजर राजेश उसके पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही जैसे आरुष को कुछ याद आया और तभी शिप्रा को देख शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। ये देखकर अभय ने अपनी मुट्ठियों को कुछ इस तरह से दबाया कि उसके नाखून उसकी हथेली में घुस रहे थे। इस समय वो गुस्से से इतना भर चुका था कि उसे अगर एक मौका मिलता तो वह सामने खड़े आरुष ओबेरॉय की जान ले लेता, लेकिन उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। तभी शिप्रा की मीठी सी आवाज सभी के कानों में गूंजी। शिप्रा ने धीरे से आरुष ओबेरॉय के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। सर प्लीज आप हम दोनों को एक मौका और दे दीजिए। एक रात में 100 फ्लैट बेचना, आप खुद ही सोचिए, क्या यह मुमकिन है? एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस्ड आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए मैनेजर राजेश ने कहा, नहीं नहीं शिप्रा जी, यह बात तो आपको यह चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। अब इस बात के कहने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अगर आपने ऐसा कुछ भी कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उसने मजाकिया लहजे में कहा और थोड़ा सा हंस दिया। उसे मक्कारी से ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर शिप्रा गुस्से से उसे घूरने लगी। वो समझ रही थी कि मैनेजर राजेश आज अपने हाथों से ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने शिप्रा को उसकी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और अभय की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो अभय क्या सोचा आपने? बताएंगे कहाँ है आपका क्लाइंट? बोलिए, कहाँ है? या आप अपना बोरिया बिस्तर समेटने आए हैं? यह सुनकर अभय ने अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला ही था कि तभी मैनेजर राजेश ने कहा, रहने दीजिए, आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि आप अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। अरे यह बात तो हम सबको कल ही पता थी। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जब तुम यह चैलेंज पूरा करने की सोच भी सकते हो? ऐसे सपने देखना भी तुम जैसे लोगों के लिए गुनाह है और तुम्हें लगा कि तुम ये चैलेंज पूरा कर पाओगे। हमने तुम्हें इतने दिनों तक इस कंपनी में सिर्फ इसलिए झेला क्योंकि तुम शिप्रा मैडम की हस्बैंड हो, लेकिन आज तो तुम्हारी वजह से उनकी भी नौकरी खतरे में है। तो क्या सोच रहे हो अब तुम? तुम्हारा बोरिया बिस्तर मैं कंपनी से बाहर फेंकूं या तुम खुद से जा रहे हो? मैनेजर राजेश अभय को एक भी बात कहने का मौका दिया लगातार बोले ही जा रहा था। तभी अभय ने फिर से एक बार अपनी बात कहने के लिए अपना मुंह खोला। बोला, ऐसी बात नहीं है। यह सुनकर मैनेजर राजेश फिर से उसकी बात काटते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात नहीं है? तो फिर कहाँ है तुम्हारा क्लाइंट? बताओ कहाँ है? कौन खरीदेगा तुमसे फ्लैट? इस समय तुम हमारा उल्लू बनाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना तुम जानते ही हो कि तुम खुद को कितना भी स्मार्ट क्यों ना समझ लो, लेकिन तुम जैसा इंसान कभी भी स्मार्ट नहीं बन सकता। तुम बेवकूफ थे और हमेशा ही बेवकूफ रहोगे। और अगर मेरी बात गलत है तो बताओ कहाँ है वह शख्स जो 100 फ्लैट्स खरीदेगा? कहाँ है तुम्हारा क्लाइंट? बोलो, कहाँ है तुम्हारा पहला क्लाइंट? मैनेजर राजेश ने जैसे ही यह बात पूरी की तभी लोगों में फुसुर फुसुर की आवाज आने लगी। उन लोगों को ऐसे बात करते देखकर मैनेजर राजेश ने गुस्से से घूर कर सबको देखा और फिर अभय को देखते हुए कहा, मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा क्लाइंट? तभी पीछे से एक आवाज आई, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया यार। यह सुनकर जैसे ही लोगों ने पीछे मुड़कर देखा वह सभी हैरान रह गए। पीछे कपाड़िया रियल एस्टेट इंडिया की जानी मानी कंपनी के सीईओ खुद उनकी छोटी सी कंपनी के दरवाजे पर खड़े थे और बहुत ही फ्रेंडली होकर वो सॉरी कह रहे थे। वो चलकर अंदर आते हुए बोले, सॉरी यार, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दिल्ली का ट्रैफिक तुम तो जानते ही हो। वैसे मैंने बताया था ना कि मुझे कम से कम 100 फ्लैट खरीदने। क्या हुआ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराया? ये कहते हुए उन्होंने अभय के कंधे पर हाथ रखा। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं आरुष रॉय और मैनेजर राजेश का चेहरा तो अचानक से पीला पड़ गया था, क्योंकि उनकी नजरों के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे रियल एस्टेट बिजनेस में भगवान माना जाता था। दोस्तों, क्या लगता है आपको, कैसे इतने बड़े आदमी को अभय कैसे जानता है? और क्या सच में जो मिस्टर कपाड़िया ने अभी कहा वह उसे करेंगे? क्या अभय और शिप्रा इस सब से बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए यह कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।